नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है मराठा साम्राज्य। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है मराठा साम्राज्य। देखिए, इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य के बारे वो सभी के सभी पॉइंट पढ़ेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे पढ़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सब के बारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और इसी वीडियो में हम मराठा साम्राज्य के वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे आपको क्या क्या पता होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1627 को। और कहां पे हुआ था? सिवनेर किला में, यानी सिवनेर के दुर्ग में, या जिसको आप सिवनेर फोर्ट बोल सकते हो। इनके पिता का नाम, माता का नाम, इनके गुरु का नाम, ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। इनके पिता का नाम था शाहजी भोंसले। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम था शाहजी भोंसले। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम था शाहजी भोंसले। माता का नाम जीजाबाई। अब यहां से एक क्वेश्चन निकलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किनका था। तो सबसे ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर था उनकी माता का, जीजाबाई का। इनके गुरु से रिलेटेड आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं। इनके राजनीतिक गुरु का नाम पूछा जाता है। तो अगर पूछा जाए राजनीतिक गुरु, तो वो थे दादा कोंडदेव। और अगर आध्यात्मिक गुरु पूछा जाए तो वो थे रामदास। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड आपसे पूछी जा सकती हैं। अब हम पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्होंने अपना पहला अभियान किसके खिलाफ किया था। तो वो किया था बीजापुर के खिलाफ। और क्या पूछा जाता है, इन्होंने सबसे पहला किला कौन सा जीता। वो जीता सिंहगढ़ का किला। सिंहगढ़ का किला। तो सिंहगढ़ का किला इन्होंने सबसे पहला किला जीता। और यह किला कब जीता गया? एक जीता गया 1643 में। 1643 में इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता, जो इनके द्वारा जीता गया सबसे पहला किला था। तो अब इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि अफजल खां की हत्या शिवाजी महाराज ने कब की। तो वो की 1659 में। अफजल खां। अब ये अफजल खां से रिलेटेड आपको क्या पता होना चाहिए। अफजल खां को किसने भेजा था? अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था। और इसको क्या काम सौंपा गया था कि आप शिवाजी महाराज को पकड़ के लाइए, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करने का काम इसको सौंपा गया था। तो अफजल खां क्या करता है? अफजल खां जानता था कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को युद्ध में नहीं हरा सकता। तो वो एक चाल चलता है। तो वो क्या काम करता है? वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास संदेश भेजता है कि हमें मिलनी चाहिए, हमें मिलना चाहिए। और कैसे मिलना चाहिए? बिना सेना के मिलना चाहिए, यानी हमें एक संधि करनी है, उसके लिए हम दोनों को मिलना है। और आप भी बिना सेना के आइए और मैं भी बिना सेना के आऊंगा। तो ये यहाँ पे एक चाल चलता है। इसकी क्या चाल थी कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज अकेले में मिलने आए तो मैं उनकी हत्या कर दूंगा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खां के बारे पहले से ही जानते थे कि ये कोई ना कोई चाल चल सकता है। तो वो भी पहले से ही सारी की सारी तैयारी के साथ आए थे। तो अफजल खां क्या करता है, जब इनसे मिलता है छत्रपति शिवाजी महाराज से, तो वो उनको गले लगाता है और उनकी पीठ में पीछे से खंजर घोंपता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज पहले से ही तैयारी के साथ आए थे। वो अफजल खां के बारे जानते थे कि ये कोई चाल चल सकता है। तो वो क्या करते हैं, जैसे आज के समय में हम नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाते हैं, तो वो कुछ ऐसा पहन के आए थे। और जो अफजल खां ने उनकी पीठ में खंजर घोंपा, उसका असर उन पे नहीं हुआ और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खां की हत्या कर दी। फिर क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है शाइस्ता खां से रिलेटेड। शाइस्ता खां। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए शाइस्ता खां कौन था। यह था औरंगजेब का मामा। तो
तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपना शासन बढ़ा रहे थे दक्षिण में, तो उस समय उत्तर भारत में किसका शासन था? मुगलों का शासन था। और मुगल बादशाह उस समय कौन था? उस समय मुगल बादशाह था, वो कौन था? वो आप सभी जानते हैं, वो था औरंगजेब। तो वो क्या काम करता है? औरंगजेब चिंतित होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपना शासन बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो उनको कंट्रोल में करने के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को भेजता है और इसको काम सौंपा जाता है कि आप जाइए और आप शिवाजी महाराज को कंट्रोल में करिए। तो शाइस्ता खां को बहुत बुरी तरह पराजित किया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। शाइस्ता खां को कब भेजा जाता है? ये भेजा जाता है 1663 में, और शाइस्ता का यहां से जख्मी होकर जाता है। तो अब 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सूरत से रिलेटेड। सूरत की लूट। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत के ऊपर 2 बार आक्रमण किया। वो कब कब किया? वो किया 1664 में और फिर 6 साल बाद 1670 में। अब यहाँ पे बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, वो होती है 1665 में। वो क्या है? वो आप सभी जानते हैं, वो है पुरंदर की संधि। तो जो पुरंदर की संधि है वो किस किस के बीच होती है? वो होती है शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच। शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि 1665 में होती है। इस संधि में क्या होता है? शिवाजी महाराज अपने जीते हुए 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे देते हैं। 35 में से 23 किले मुगलों को दे देते हैं। और क्या होता है? इसी संधि के तहत एक समझौता होता है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो औरंगजेब से मिलने जाएंगे। तो वो इस संधि के तहत 1666 में औरंगजेब से मिलने जाते हैं। लेकिन औरंगजेब क्या करता है? वो इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। वो इनके साथ एक राजा जैसा व्यवहार नहीं करता और इनको गिरफ्तार कर लेता है शिवाजी महाराज को। और कहां पे गिरफ्तार कर लेता है? आगरा के जयपुर भवन में। आगरा के जयपुर भवन में छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब कब गिरफ्तार करता है? 1666 में। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज यहां ज्यादा दिन तक कैद नहीं रहते। वो किसी ना किसी तरह से वहां से निकलने में कामयाब होते हैं और वो अगस्त 1666 में वहां से भाग निकलते हैं। तो अब यहां से छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1674 में क्या होता है? 1674 में, जून 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज अपना राज्याभिषेक कराते हैं। तो अब राज्याभिषेक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन्होंने अपना राज्याभिषेक किसके द्वारा करवाया? तो एक विद्वान पंडित थे, उनका नाम क्या था? एक विद्वान पंडित थे, उनके द्वारा इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय राजधानी क्या थी मराठा साम्राज्य की? तो वो थी रायगढ़। रायगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज के समय मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। अब देखिए यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि इनका अंतिम अभियान कौन सा था? छत्रपति शिवाजी महाराज का अंतिम अभियान था कर्नाटक अभियान। कर्नाटक अभियान यह हुआ 1678 में। यहां पे किला आपको याद रखना है, जिंजी का किला। तो यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्याभिषेक किसके द्वारा करवाया? एक विद्वान पंडित थे गंगा भट्ट, इनके द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज ने जून 1674 में अपना राज्याभिषेक कराया और राजधानी थी रायगढ़। तो अब क्या होता है? 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। तो इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड बार बार पूछे जाते रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी। देखिए 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है और फिर क्या होता है? देखिए आपको याद रखना है, इनके बाद छत्रपति बनते हैं संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज कब बनते हैं? 1680 में। और 1689 तक ये छत्रपति रहते हैं मराठा साम्राज्य के। अब देखिए इनसे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कवि कलश के बारे में पूछा जाता है। कवि कलश कौन था?
तो कवि कलश इनका मित्र था, इनका सलाहकार था। और यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो मराठा साम्राज्य था, तो जब छत्रपति संभाजी महाराज यहाँ पे छत्रपति बने तो कवि कलश को एक महत्वपूर्ण पद दिया जाता है दरबार में। तो आपको कवि कलश से रिलेटेड याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पे संभाजी महाराज के शासनकाल में क्या होता है। उस समय देखिए मैंने आपको बताया उस समय मुगल बादशाह कौन था, औरंगजेब। तो उसका एक पुत्र था अकबर। अकबर क्या करता है, वो अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता है। तो औरंगजेब के खिलाफ जब वो विद्रोह करता है और भागता है तो वो संभाजी महाराज से शरण मांगता है और संभाजी महाराज उसको शरण दे देते हैं। तो इस कारण से जो मुगल बादशाह था औरंगजेब, वो छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर आक्रमण करता है और संभाजी महाराज और कवि कलश की हत्या कर दी जाती है। फिर देखिए क्या होता है, इस समय जब 1689 में संभाजी महाराज की हत्या कर दी जाती है मुगल सैनिकों के द्वारा और कवि कलश की हत्या कर दी जाती है, तो फिर क्या होता है, उस समय जो संभाजी महाराज थे इनका पुत्र था साहू। इनकी उम्र इस समय सिर्फ 7 वर्ष थी। इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। और फिर अगले छत्रपति कौन बनते हैं, आगे कौन शासन करते हैं, फिर 1689 से लेके 1700 तक राजा राम शासन करते हैं, छत्रपति राजा राम। अब राजा राम जी कौन थे, ये भी छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे, संभाजी महाराज के भाई थे। ये 1689 से 1700 तक मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में शासन करते हैं। और फिर इस दौरान इन यानी लगभग 11 साल ये लगातार मुगलों से संघर्ष करते हैं। और फिर क्या होता है, देखिए 1700 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है राजा राम की, तो उसके बाद क्या होता है, देखिए इस साइड जो साहू जी थे, जो संभाजी महाराज के पुत्र थे, वो इस समय तक औरंगजेब की कैद में थे। उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ था, उनको गिरफ्तार किया हुआ था शाहू महाराज को औरंगजेब के द्वारा। तो फिर क्या होता है, इस समय शिवाजी द्वितीय, जो राजा राम जी के पुत्र थे शिवाजी द्वितीय, वो शासक बनते हैं। वो उस समय बहुत छोटी उम्र के थे, 4 वर्ष। और शासन कौन करता है, शिवाजी द्वितीय की माता ताराबाई शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के तौर पे शासन करती है। फिर क्या होता है, 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद आप सभी जानते हैं कि वहां पे मुगल बादशाह कौन बनता है, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम मुगल बादशाह बनता है। बहादुर शाह से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका दूसरा नाम क्या था, वो था मुअज्जम। तो जब ये मुगल बादशाह बनते हैं तो ये शाहू महाराज जो औरंगजेब द्वारा कैद किए गए थे उनको रिहा कर देते हैं। और उस समय शिवाजी द्वितीय शासन कर रहे थे, ताराबाई शासन कर रही थी। तो फिर क्या होता है, 1707 में एक युद्ध होता है, खेड़ा का युद्ध। और ये युद्ध किस किस के बीच होता है, ये युद्ध होता है ताराबाई और साहू के बीच। और इस युद्ध में साहू विजयी होते हैं और फिर ये छत्रपति बनते हैं, छत्रपति शाहू महाराज। अब हमें पढ़ना है छत्रपति शाहू महाराज के बारे। तो छत्रपति शाहू महाराज 1707 में मराठा साम्राज्य के छत्रपति बनते हैं और 1749 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तब तक ये इतने सालों तक मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने रहते हैं। फिर देखिए इनके शासनकाल में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। देखिए मैंने आपको पीछे नहीं बताया, अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके समय में उनके मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता था, वो जाना जाता था अष्टप्रधान के नाम से। अष्टप्रधान क्या था, अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का एक समूह था जिनकी सहायता से छत्रपति शिवाजी महाराज अपना शासन चलाते थे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद था पेशवा का। यहां पे सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का था। लेकिन यहां पे आपको एक बात याद रखनी है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज शासन करते थे, जो उनका मंत्रिमंडल था जिसको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था, उसमें पेशवा का पद महत्वपूर्ण तो था, लेकिन पेशवा का पद इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। यानी सबसे महत्वपूर्ण पद उस समय छत्रपति का था। तो छत्रपति के नीचे पेशवा का पद आता था। यहां तक आपको यह बात याद रखनी है। लेकिन जब छत्रपति शाहू महाराज का शासन आता है तो इनके शासनकाल में एक पेशवा बनते हैं। वो कौन थे, बालाजी विश्वनाथ। पेशवा बालाजी विश्वनाथ। पेशवा बालाजी विश्वनाथ को पेशवा कब बनाया जाता है, वो बनाया जाता है 1713 में। और 1720 तक
ये मराठा साम्राज्य के पेशवा के रूप में कार्य करते हैं। बालाजी विश्वनाथ से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय संस्थापक के रूप में, मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? तो आपको याद रखना है वो बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जो 1713 में साहू महाराज के शासनकाल में पेशवा बने थे। अब इनके शासनकाल से रिलेटेड, यानी जब ये पेशवा थे, क्या क्या याद रखना है? मोस्ट इंपोर्टेंट, दिल्ली की संधि। दिल्ली की संधि कब हुई थी? 1719 में। तो यहां पे आपको यह याद रखना है कि दिल्ली की संधि 1719 में हुई थी, और जब दिल्ली की संधि हुई थी तो उस समय मुगल बादशाह कौन थे? उस समय मुगल बादशाह था रफी उद दरजात, जो बहुत थोड़े समय के लिए मुगल बादशाह बने थे। रफी उद दरजात 1719 में जब मुगल बादशाह बने तो उस समय उनके शासनकाल में दिल्ली की संधि हुई। इस संधि में क्या होता है कि जो मुगल बादशाह थे वो साहू महाराज को शासक के तौर पे मान लेते हैं, राजा के तौर पे मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको याद रखना है, दिल्ली की संधि रफी उद दरजात के समय में हुई। फिर जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने तो उस समय उन्होंने क्या किया, जो पेशवा का पद था उसको वंशानुगत बना दिया। तो अब इनके बाद जब 1720 में इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर पेशवा किसे चुना जाता है? फिर चुना जाता है बाजीराव प्रथम को। पेशवा बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के बारे छत्रपति साहू महाराज क्या कहते हैं कि निश्चय ही आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। जब आप सभी जानते हैं निश्चय ही आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, ये बात बाजीराव प्रथम के लिए किसने कही थी? ये कही थी छत्रपति साहू महाराज ने। अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है तो आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। वहां पे जो पेशवा दिखाए गए हैं बाजीराव, वो बाजीराव प्रथम थे। अब इनके शासनकाल में क्या होता है, ये मराठा साम्राज्य का बहुत विस्तार करते हैं, ये लगातार युद्ध करते हैं, ये मराठा साम्राज्य का बहुत विस्तार करते हैं। और इनके शासनकाल में आपको कुछ बातें याद रखनी है। इन्होंने बुंदेलखंड का साथ दिया था। बुंदेलखंड के ऊपर जब आक्रमण हुआ तो बुंदेलखंड के राजा ने इनसे सहायता मांगी, और उस समय बुंदेलखंड के राजा थे छत्रसाल। इन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया। फिर देखिए क्या होता है इनके शासनकाल में, आपको याद रखना है, इन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया। और फिर बुंदेलखंड का उस समय शासक थे छत्रसाल, वो इनसे मदद मांगते हैं, वो इनकी मदद करते हैं बाजीराव प्रथम। और इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपने शासन में, जब ये पेशवा थे, इन्होंने बहुत अधिक विस्तार किया। और 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु आपको याद रखनी है, 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो बालाजी विश्वनाथ थे उन्होंने मराठा साम्राज्य में जो पेशवा का पद था वो वंशानुगत बना दिया था। अब आपको एक बात याद रखनी है, मैंने जैसे आपको बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पेशवा का पद महत्वपूर्ण था, अष्टप्रधान में से, यानी 8 मंत्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का था। लेकिन सबसे ऊंचा पद जो सबसे महत्वपूर्ण था वो छत्रपति का ही था। लेकिन जब बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं तो उस समय क्या होता है, जो छत्रपति का पद है उसकी शक्ति कम होती जाती है, और जो पेशवा है उसके पद की शक्ति बढ़ती जाती है। तो ये आपको याद रखना है। 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है और वंशानुगत पद बना दिया जाता था। इनके पिता के समय में वंशानुगत बना दिया गया था पद। तो इनके बाद पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं। इनका दूसरा नाम, यानी इनको किस नाम से जाना जाता था, इनको जाना जाता था नाना साहब के नाम से। बालाजी बाजीराव अपने पिता यानी बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद 1740 में पेशवा बनते हैं और 1761 तक मराठा साम्राज्य के पेशवा रहते हैं। तो इनका दूसरा नाम आपको याद रखना है नाना साहब। तो अब यहां पे इनके समय में क्या होता है, एक संगोला की संधि होती है। संगोला की संधि, यह संधि कब हुई? यह हुई 1750 में। छत्रपति साहू महाराज की मृत्यु जब हो जाती है तो उसके बाद 1749 में उनकी मृत्यु होती है और 1750 में संगोला की संधि होती है। आपको याद रखना है संगोला की संधि 1750 में हुई और किस किस के बीच हुई? नाना साहब और राजाराम द्वितीय के बीच। यानी उस समय राजाराम द्वितीय और नाना साहब, जिनको बालाजी बाजीराव के नाम से जाना जाता था, इनके बीच
संगोला की संधि हुई 1750 में। और यहां पे क्या होता है, इस संधि के द्वारा क्या होता है कि जो पेशवा का पद था उसको छत्रपति के पद से ऊपर मान लिया जाता है, उसको छत्रपति के पद से ऊपर मान लिया जाता है। और नाना साहब के शासनकाल में सबसे ज्यादा मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ, सबसे ज्यादा विस्तार। इनके शासनकाल में ही मुशीर्द कुली खां, मुशीर्द कुली खां कौन था, हमने पिछली वीडियो में इनके बारे कंप्लीट पढ़ा था। मुशीर्द कुली खां बंगाल का शासक था। तो नाना साहब जब पेशवा थे तो वो मुशीर्द कुली खां से भी चौथ लेना शुरू कर देते हैं। तो अब यहां पे चौथ क्या है आपको समझना है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय यानी मराठा साम्राज्य में क्या होता था, दो तरह के कर लिए जाते थे। पहला कर आपको याद रखना है चौथ, और दूसरा सरदेशमुखी। चौथ था 1/4, उपज का 1/4 भाग, और सरदेशमुखी था 1/10 भाग। अब देखिए चौथ किन से लिया जाता था और सरदेशमुखी किन से लिया जाता था। सबसे पहले सरदेशमुखी उनसे लिया जाता था जो मराठा साम्राज्य के अंडर आते थे, यानी जो मराठा साम्राज्य के अधीन थे उनसे सरदेशमुखी लिया जाता था, जो उपज का 1/10 भाग था। और चौथ उन क्षेत्रों से लिया जाता था यानी जो मराठा साम्राज्य के अधीन नहीं आते थे। और चौथ क्यों लिया जाता था उनसे वादा किया जाता था कि हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे अगर आप हमें चौथ देंगे, और अगर आपके ऊपर कोई बाहर से आक्रमण करता है तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। अगर आपने पानीपत मूवी देखी है तो आप सभी जानते हैं चौथ लेते थे उस समय मराठा साम्राज्य में जो चौथ लिया जाता था। तो अगर कोई राज्य मराठा साम्राज्य को चौथ देता था, मराठा साम्राज्य को अगर कोई चौथ देता था तो उनकी रक्षा की जाती थी बाहरी आक्रमणों से। पानीपत मूवी में आप देखते हैं कि जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर आक्रमण करता है तो देखिए मराठा साम्राज्य उस समय क्या करता है, दिल्ली की सहायता के लिए, यानी दिल्ली की सहायता के लिए मराठा साम्राज्य आगे आता है और अब्दाली को रोकता है। और फिर क्या होता है, इन्हीं के शासनकाल में बालाजी बाजीराव के शासनकाल में 14 जनवरी 1761 मकर संक्रांति के पर्व के दिन 14 जनवरी 1761 को क्या होता है आप सभी जानते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध। अब जो अहमद शाह अब्दाली था वो दिल्ली को लूटने आया था, लेकिन मराठा साम्राज्य वहां से चौथ वसूल करता था। तो वो अपना फर्ज निभाते हैं मराठा, और वो आते हैं अब्दाली को रोकने। तो फिर क्या होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। अब पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था, सदाशिवराव भाऊ ने। सदाशिवराव भाऊ ने। अब सदाशिवराव भाऊ कौन थे, वो नाना साहब के चचेरे भाई थे। चचेरे भाई। तो फिर क्या होता है, सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। इसमें मराठा साम्राज्य हार जाता है, मराठों की हार होती है और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। और इस युद्ध में सदाशिवराव भाऊ ने मराठा सेना का नेतृत्व किया था। और किसने नेतृत्व किया था, सदाशिवराव भाऊ के साथ विश्वासराव थे। अब विश्वासराव कौन थे, विश्वासराव नाना साहब के पुत्र थे और थे शमशेर बहादुर थे। शमशेर बहादुर कौन थे, शमशेर बहादुर कौन थे, वो नाना साहब के भाई थे। वो मस्तानी और बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। तो ये सभी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं और इस युद्ध को अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। और इस युद्ध में हार के कारण जो उस समय पेशवा थे नाना साहब बालाजी बाजीराव, उनको बहुत ज़्यादा शोक होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो इस शोक के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है कि हम इस युद्ध में हार गए और सदाशिवराव भाऊ की मृत्यु हो गई। तो इनके शोक के कारण 1761 में ही बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है, इनके बाद पेशवा बनते हैं माधवराव। अब माधवराव कौन थे, माधवराव बालाजी बाजीराव के पुत्र थे, विश्वासराव के भाई थे। माधवराव 1761 में पेशवा बनते हैं और 1772 तक मराठा साम्राज्य के पेशवा के पद पे रहते हैं। और ये भी एक बार दोबारा फिर क्या काम करते हैं, मराठा साम्राज्य को बढ़ाते हैं। इनके शासनकाल में आपको क्या बात याद रखनी है, देखिए अब आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में।
बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ? बक्सर के युद्ध में जैसे कोई भी युद्ध होता है दो लोगों के बीच होता है, तो एक तरफ तो थे अंग्रेजों का नेतृत्व किया था हेक्टर मुंद्रो ने, और दूसरी तरफ कौन कौन थे? अवध का नवाब था। अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। और कौन था? मीर कासिम था। और मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय थे। तो जब बक्सर का युद्ध होता है तो इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है, जो मुगलों और अंग्रेजों के बीच होती है। और इसके बाद जो मुगल बादशाह है वो अंग्रेजों के अंडर चले जाते हैं। लेकिन जब माधवराव का शासनकाल आता है, जब ये पेशवा बनते हैं, तो ये क्या काम करते हैं? एक बार फिर शाह आलम द्वितीय इनके संरक्षण में आ जाते हैं। यानी शाह आलम द्वितीय जो थे वो अंग्रेजों का संरक्षण छोड़ के जो मुगल बादशाह थे मराठाओं के संरक्षण में आ जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये क्या काम करते हैं? माधवराव भी पुनः शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये निजाम से भी चोट लेते हैं, हैदर अली से भी चोट लेते हैं। अब हैदर अली कौन था? वो मैसूर का शासक था। हैदर अली और टीपू सुल्तान से रिलेटेड हम एक वीडियो में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। हैदर अली से चोट लेते हैं, हैदर अली के अलावा निजाम से भी चोट लेते हैं। फिर आपको क्या याद रखना है? एक क्वेश्चन यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे? वो थे बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। और 3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, यानी अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 युद्ध होते हैं। वो 3 युद्ध कब कब हुए वो आपको याद रखने हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1765 से लेकर 1772 तक। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से लेकर 1805 तक। और फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है कि जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो इसके बाद जो पेशवा का पद है उसको समाप्त कर दिया जाता है। 1817 से 1818 के बीच ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है और जो पेशवा का पद है वो समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, अंतिम पेशवा कौन थे? अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। अब बाजीराव द्वितीय के पिता का क्या नाम था? बाजीराव द्वितीय के पिता थे रघुनाथ राव। अगर आपने पानीपत मूवी देखी है तो आप सभी अच्छे से जानते हैं रघुनाथ राव कौन थे। रघुनाथ राव कौन थे? वो बालाजी बाजीराव के भाई थे, यानी बाजीराव प्रथम के पुत्र थे रघुनाथ राव। वो भी पेशवा बनते हैं और उनका पुत्र बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था मराठा साम्राज्य का। तो ये सभी बातें हमें मराठा साम्राज्य के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।